हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेजोनेंस फिनोमेना को समझेंगे। उसके बाद में हम लोग पावर इन एसी सर्किट एंड अबाउट द पावर फैक्टर, ये तीन चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद में भी अगर टाइम रहा तो वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मर ऑल्सो। अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि आखिर हमारे डेली लाइफ में रेजोनेंस कहाँ से कनेक्टेड है, किस जगह पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो आप सब लोगों ने गाड़ी ड्राइव करते टाइम एफएम सुना होगा। जब एफएम सुनते हैं तो हम क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंसी को मैच करवाते हैं। कहीं पे जो एफएम होता है वो 92.7 फ्रिक्वेंसी पे मैच होता है, कहीं पे 94.3 पे मैच होता है, कभी 100.3 पे ये मैच हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं, हम हमारा जो भी एफएम होता है उसमें वो जो नॉब लगी हुई होती है उसको हम घुमाते हैं। जब हम उसे घुमा रहे हैं इसका मतलब हम कैपेसिटर जो है हमारा, उसके कैपेसिटेंस को वहाँ पे मैच करवा रहे हैं। तो उसको हम रोटेट करवाते हैं और जहाँ पे फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है वहाँ पे हमें वो पर्टिकुलर एफएम के गाने सुनने लग जाते हैं। अब अगर हमें एफएम का चैनल चेंज करना है तो हम फिर से उसको घुमाते हैं, बीच में कहीं पे ब्लर्ड आते हैं, हमें गाने नहीं सुनाई दे रहे होते, नॉइज़ आ रही होती है। बट एकदम से जैसे ही फ्रिक्वेंसी मैच होती है हमें फिर से गाने सुनाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम इस रेजोनेंस फिनोमेना का यूज़ करते हैं। बात आती है आखिर रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस से हमारा मतलब है कि हमारे पास में कोई एक वेव है, ये कोई एक वेव है, ये किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के साथ में इस तरह से मूव कर रही है। अगर हमारे पास में कोई और दूसरी वेव है, वो भी सेम फ्रिक्वेंसी के साथ में यहाँ पे इस तरह से मूव कर रही है। अगर इन दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है तो जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलती है, इन दोनों वेव्स की जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलती है उसका एम्पलीट्यूड हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। मैंने आपको बहुत ही स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड ये सब क्या होते हैं एक वेव के। तो आई होप आप लोगों को एम्पलीट्यूड पता होगा, आप लोगों को फ्रिक्वेंसी पता होगी। तो हमने कहा अगर दो तीन वेव्स ऐसी हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी कैसी हो गई, एक जैसी है, मैच कर रही है अगर फ्रिक्वेंसी, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उसका एम्पलीट्यूड हमें काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है। तो जब हम एफएम पे गाने सेट करते हैं उस टाइम भी हम क्या करवा रहे हैं, हम फ्रिक्वेंसी मैच करवाते हैं। तो वो वेव का एम्पलीट्यूड एकदम से हाई हो जाता है और कनेक्शन सेट हो जाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है जिससे हम इसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरह से है कि जैसे आप सब लोगों ने झूला झूला है। जब हम झूला झूल रहे होते हैं तो जो इंसान झूला झूल रहा है उस ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। फिर उसके बाद में एक पीछे आदमी खड़ा होता है, वो उसको झूला दे रहा होता है। तो जो एक एक्सटर्नल यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लग रही है वो भी यहाँ पे है। अगर जो ऑब्जेक्ट की मतलब झूले पे आप बैठे हैं तो आप ऑब्जेक्ट हो गए, पीछे आपका दोस्त खड़ा है जो आपको झूला झूला रहा है, तो वो क्या हो गया, वो एक्सटर्नली आपको यहाँ पे एनर्जी का सोर्स है, एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट आप हैं तो आपकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, और जो दोस्त आपका झूला झूला रहा है वो क्या कर रहा है, वो एक्सटर्नली आपको एक एनर्जी दे रहा है। अगर इन दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है तो जो झूला है वो काफ़ी दूरी तक जाता है, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई पीछे दोस्त भी नहीं बैठा, आप सिंपली झूले के ऊपर बैठे हैं, आप स्विंग के ऊपर बैठे हैं, आप आपकी एक फ्रिक्वेंसी है, आपने झूले को पाँव पीछे करके एकदम से एक फ्रिक्वेंसी में ले आए। जैसे ही वो फ्रिक्वेंसी एक्सटर्नल और नेचुरल मैच करती है, आप देखते हो कि स्विंग काफ़ी तेज तेज इस तरह से मूव करने लगता है। मतलब स्विंग के एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वहीं अगर उस झूले को बीच में एकदम से कोई रोकना चाहे या बीच में कहीं से कोई झूला देना चाहे तो वो एकदम से अब्रप्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करेगी। तो जब फ्रिक्वेंसी मैच करती है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से जब हम झूले पे बैठते हैं और झूला झूलते हैं तो एक फ्रिक्वेंसी होती है जो एक्सटर्नल और नेचुरल मैच करती है, और फिर बहुत लंबे लंबे झूले हम लोगों को वहाँ पे मिलते हैं। इसीलिए बहुत बार कहा जाता है कि जो नदी वगैरह के ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं
उनके ऊपर जब आर्मी वगैरह जाती है तो मार्च पास्ट नहीं करते हुए वो जाती, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अगर आर्मी मार्च पास्ट करते जा रही हैं तो वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी जिसके साथ वो मूव करेंगे। इनकेस अगर जो ब्रिज है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो मार्च पास्ट करते हुए आर्मी ऑफिसर्स है उनके साथ में मैच कर गई, तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा उस फ्रिक्वेंसी का, उन वाइब्रेशंस का, और वो झूला टूट भी सकता है। तो इसलिए जब भी कोई नदी के ऊपर वाला ब्रिज पार करते हैं तो नॉर्मली ही पार करते हैं, वहाँ पे मार्च पास्ट करते हुए नहीं चलते। तो हमने कहा हमारे पास में कुछ वेव्स हैं, एक वेव हमारे पास कुछ ऐसी है, दूसरी वेव हमारे पास में कुछ इस तरह से है। अब अगर हम इनकी रिजल्टेंट वेव की बात करें तो रिजल्टेंट कैसी हो जाती है, रिजल्टेंट वेव की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। रेजोनेंस की डेफिनेशन हमारे पास में है, इफ़ अ सिस्टम हैविंग नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, कोई सिस्टम है जिसकी ऑलरेडी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है और उसे किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से एनर्जी मिल रही है, हुज फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अगर जो एक्सटर्नली इसे एनर्जी दे रहा है सोर्स, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाती है तो उस टाइम रेजोनेंस का फिनोमेना होता है। और जब रेजोनेंस का फिनोमेना होता है तो उस टाइम में जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है वेव का, एंड दिस फिनोमेना इज नॉन एज रेजोनेंस, हम इसे रेजोनेंस कहते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी रेजोनेंस का यूज़ करते हैं, तो हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट्स भी बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक एफएम डिवाइस के बारे में बताया, जो एफएम डिवाइस हम बना रहे हैं उसके अंदर हमें सीरीज रेजोनेंस सर्किट बनाना ज़रूरी है, तभी ही हम फ्रिक्वेंसीज को यहाँ पे मैच करवा पाएंगे। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है, एक रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। और सीरीज में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है उनको, ताकि वहाँ से हमें मैक्सिमम करंट मिल सके। तो ऐसी फ्रिक्वेंसी पे तीनों को हमने कनेक्ट किया है ऑल्टरनेटिंग करंट की, जहाँ से हमें मैक्सिमम करंट ऑब्टेन हो रहा है। तो वो कैसा बनता है, दैट इज सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब देखो, जब मैंने आप लोगों को आरएलसी सर्किट बताया था, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तीनों को हमने क्या कर रखा है, सीरीज में लगा रखा है। और जब सीरीज में लगा रखा है तो इनमें मैक्सिमम करंट हम लोगों को कब मिल रहा था, मैक्सिमम करंट मिल रहा था जब हमारा एक्सएल किसके बराबर हो जाता है, एक्स सी के बराबर हो जाता है। या फिर हम कहते हैं कि जब हमारा ओमेगा एल किसके बराबर हो, 1/ओमेगा सी के बराबर होता है, तब हमारा इम्पिडेंस रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है, मतलब मिनिमम हिंड्रेंस उसे मिलती है और जो करंट होता है दैट इज मैक्सिमम। अब जो रेजोनेंस की फिर कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन में भी हमें करंट मैक्सिमम चाहिए। करंट मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब हमें एक्सएल को किसके बराबर पुट करना होगा, एक्स सी के बराबर पुट करना पड़ेगा। या फिर आप कह सकते हो कि जो ये यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी है इसे हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं। 1 ओमेगा एल शुड बी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ये वाला जब केस होगा दैट टाइम वी विल अचीव द सीरीज रेजोनेंस सर्किट। हमने इस तरह से आरएलसी सर्किट है जिसको किस में कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। जब फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम होगी, हमने कहा किसी चीज की फ्रिक्वेंसी कम है, जब फ्रिक्वेंसी कम होती है तो हमारा ओमेगा एल जो होता है दैट इज नेग्लिजिबल। लेकिन जब ओमेगा एल बहुत कम होगा उस टाइम में जो हमारा ओमेगा सी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1/ओमेगा सी कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ये कंडीशन है, अगर ओमेगा एल नेग्लिजिबल होता है तो ओमेगा एक्स सी या 1/ओमेगा सी कैसा हो जाएगा, दैट विल बिकम वेरी हाई। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रिक्वेंसी को तो डिक्रीज कर रहे हैं, एक फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। क्या बीच में ऐसा कोई पॉइंट आएगा जब हमारा जो एक्स एल है वो किसके बराबर होगा, एक्स सी के बराबर होगा। हम क्या कह रहे हैं, फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम है, जो बहुत कम फ्रिक्वेंसी है, तो जो एक्स एल की वैल्यू है वो बहुत कम है और एक्स सी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं,
जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एक्स एल की वैल्यू तो इंक्रीज होती जाएगी और एक्स सी की वैल्यू क्या होती जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, बीच में एक ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहां पे एक्स एल किसके बराबर हो जाएगा, एक्स सी के बराबर हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे एक्स एल हमारा एक्स सी के बराबर होता है वहीं पे रेजोनेंस का फिनोमेना होता है। अब जब हम इन दोनों को इक्वल में पुट करते हैं तो ओमेगा एल इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, मतलब ओमेगा आर मतलब ये कौन सी फ्रिक्वेंसी है, ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे जो हमारा एक्स एल होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स सी के बराबर होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ओमेगा को इधर लेके जा रहे हैं और एल को हम इधर ला रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो दिस विल बिकम ओमेगा आर इंटू ओमेगा आर विच इज इक्वल्स टू 1/LC। दिस हैज बिकम ओमेगा आर का स्क्वायर 1/LC। अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो ये जो एल सी है उसका हमें रूट लेना पड़ेगा। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 1/LC का रूट। अब बहुत स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू या फिर 2 पाई फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी हम कौन सी ले रहे हैं, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, तो इसलिए हम इसे 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो ओमेगा आर की जगह मैंने लिखा 2 पाई एफ आर विच इज इक्वल्स टू 1/LC का रूट। अब ये जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 पाई LC का रूट। दिस विल बी द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ये वो फ्रिक्वेंसी होगी जहां पे रेजोनेंस विल अकर। और रेजोनेंस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रिक्वेंसी उसकी एक्सटर्नल जो सोर्स उसको एनर्जी दे रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाती है तो वेव का एम्पलीट्यूड एकदम से इंक्रीज हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस कब होगा, जब हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो ओमेगा एल की वैल्यू तो धीरे धीरे क्या कर रही है, यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है और 1/ओमेगा सी की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। तो जब ऐसा हो रहा है कि एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है तो एक लेवल हमारा ऐसा आता है जहाँ पे ये दोनों बराबर होते हैं, जिसको हम एक्स एल इज इक्वल्स टू एक्स सी कहते हैं, या फिर ओमेगा एल विल बी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। इसे फर्दर सॉल्व करने पे हमें रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला मिलता है 1/2 पाई LC का रूट। अब आप यहाँ देखिए हमें जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मिल रही है वो किस केस में मिल रही है, इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में। तो मतलब जब इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड होंगे उसी टाइम हमें रेजोनेंस मिलेगा। अगर हम ऐसा करें कि हम RC सर्किट ले लें, हम यहाँ RL सर्किट ले लें, तो इन केसेस में हमें रेजोनेंस नहीं मिलता। तो रेजोनेंस के लिए हमें क्या जरूरी होता है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर हमें जरूरी होता है व्हेनेवर वी रिक्वायर द रेजोनेंस। अगर RC या RL सर्किट होगा तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमने फ्रिक्वेंसी की बात कर ली कि फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या आया, फ्रिक्वेंसी होती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी 1/2 पाई LC। अब हमने कहा इस फ्रिक्वेंसी के टाइम में करंट मैक्सिमम होना चाहिए और रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो हमें रेजिस्टेंस भी पता करना है और करंट भी देखना है। तो रेजिस्टेंस अगर RL और C तीनों सर्किट में लगे हुए होते हैं तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है दैट इज इम्पिडेंस, हम उसे इम्पिडेंस कहते हैं। और इम्पिडेंस को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे XL किसके बराबर है, XC के बराबर है, तो ये वाली टर्म तो हमारी 0 के बराबर हो जाएगी। तो Z किसके बराबर आ गया, Z यहाँ पे रेजिस्टेंस के बराबर आ गया। अगर इसका मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस मिल रहा है सर्किट को, और जब सर्किट को मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा इसका मतलब जो करंट यहाँ पे मिलेगा वो कैसा मिलेगा, दैट विल बी मैक्सिमम। तो करंट यहाँ पे मैक्सिमम, रेजिस्टेंस यहाँ पे मिनिमम, और ये जो फ्रिक्वेंसी है जिस पे ये सिचुएशन हमें ये कंडीशन मिल रही है
उसे हम सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। दिस इज सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, जब फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है तो एकदम से हम क्या देख रहे हैं? एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और हमें करंट कैसा मिल रहा है? करंट इज मैक्सिमम और रेजिस्टेंस मिनिमम। कहाँ पे यूज किया जाता है सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को? रेडियो के सिग्नल्स में, टीवी रिसीवर के सिग्नल में। आजकल हम टीवी में देखते हैं बहुत सारे चैनल्स आते हैं, स्टार प्लस, जी टीवी, कलर्स टीवी। हम बार बार रिमोट से बार बार चैनल्स को चेंज करते रहते हैं, तो इनकी भी कोई फ्रिक्वेंसी होती है जिसको वो मैच करवा रहे हैं। तो वो फ्रिक्वेंसी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इन सारी चीज़ों में हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस हम देख लेंगे कि मेनली रेडियो में और टीवी में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात आती है एवरेज पावर इन RLC सर्किट। मतलब जो ये हमने यहाँ पे एक सर्किट बनाया जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगाया, उसकी पावर को कैसे पता किया जाएगा? तो देखो, कोई भी अगर RLC सर्किट है हमारे पास में, तो मतलब रेजिस्टर लगा है, इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, और यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग हमने करंट लगा रखी है। जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगी उसका यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिंग EMF E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी होगा। इसका कोई करंट भी यहाँ पे होगा, दैट विल बी I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कि आप बताइए इसकी एवरेज पावर क्या होगी। ठीक है, पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू VI। V हमारा यहाँ पे क्या है? E, तो हमने EI लिख दिया। E की वैल्यू क्या है? वी हैव E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई। अब देखो, क्योंकि हमारे पास में RLC है, RLC सर्किट जब हमने बनाया था और RLC सर्किट का जो फेज डायग्राम बनाया उस पे हमने क्या लिया था? यहाँ पे हमने I नॉट और कौन सा वाला? जब हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो जब रेजिस्टर लगाया था तो करंट और EMF दोनों किसके अंदर थे? सेम फेज में थे। तो अगर ये IR है तो ये हमारा क्या आ गया था? यहाँ पे VR या फिर ER आया, रेजिस्टर वाला। अब जो इंडक्टर लगाया तो इंडक्टर क्या था? 90 डिग्री आगे था करंट से, तो इसलिए ये हमारा VL दिखा रहा है। जब कैपेसिटर लगाया तो कैपेसिटर 90 डिग्री पीछे था करंट से, इसलिए हमने नीचे VC बना दिया। जब हमने ये डायग्राम कुछ इस तरह से बना लिया यहाँ पे कि दिस इज VL, दिस इज VC एंड दिस इज VR, तो अब हमें एक रिजल्टेंट भी चाहिए था। रिजल्टेंट हमने कहाँ पे लिया था? यहाँ पे एक E नॉट रिजल्टेंट लिया था और एक फाई हमने एंगल बनाया। ऐसा हम लोगों ने कब किया था? जब हमने RLC सर्किट पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो EMF और करंट है वो दोनों सेम फेज में नहीं है। यहाँ पे हम ओमेगा टी नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी RLC तीनों को हम कनेक्ट करते हैं तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में नहीं होते। सेम फेज में कब होते हैं? जब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ होता है। अगर तीनों सीरीज में लगे हुए होंगे तो ये दोनों सेम फेज में नहीं होते। जो करंट है हमारा वो कैसा है? दैट इज ओमेगा टी माइनस फाई। ये इस तरह से है। तो जब हम यहाँ पे इसको E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे और I को हमें क्या लिखना है? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये कुछ इस तरह से हमें लिखना है। अगर हमें एवरेज पावर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर सिस्टम। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया? ये वाला यहाँ तक की चीज हमने कर ली। पावर हमारी क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हम इसे पावर भी लिख सकते हैं, हम इसे dW/dt भी लिख सकते हैं। E नॉट और I नॉट को हमने एक साथ किया, साइन ओमेगा टी हमने यहाँ पे लिया। अब ये वाला जो हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस फाई है, इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन A माइनस B का, विच इज इक्वल्स टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ये एक आइडेंटिटी होती है मैथ्स की। इस फंक्शन को हम यहाँ यूज करेंगे। जब इस फंक्शन को हमने यूज किया तो हमारे पास में स्टेटमेंट क्या आया? साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ये हमारे पास में फंक्शन आ गया।
इधर बाहर हमारे पास क्या है, साइन ओमेगा टी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। हमें इसको इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, dt के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो ये कॉस फाई है और साइन फाई है इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, ये तो बाहर की साइड आ जाएंगे। इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का। इनको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता। अब इसके आगे वाला जो स्टेप है वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ जगह नहीं है पीछे ही करते हैं। इसके आगे का स्टेप है डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी माइनस, ठीक है, माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाई इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। ये हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसी टर्म हमें मिलेगी। अब जब ऐसी टर्म मिल रही है तो अब देखो पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। जब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधा सीधा तो होगा नहीं, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये फॉर्मूला लिख दिया इंटू डी टी। अब फॉर्मूला लिखा, अब 2 को बाहर ले आओ, जब 2 को बाहर ले आए तो 1/2 1 डॉट डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ये वाला हमारे पास में टर्म आ गई। इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। वैसे ये पुराने वाले में मैं करवा चुकी हूँ बट फिर भी मैं एक बार दोबारा करवा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखिए इसको जब फर्दर हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 1/2 इंटू टी माइनस ये है आपके पास में 0 से t cos 2 ओमेगा टी। cos 2 ओमेगा टी को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वो आपको क्या देगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा ये देगा। ओमेगा टी जो है, ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी के बराबर। तो ओमेगा टी हमारा किसके बराबर हो गया, 2 पाई के बराबर। अगर ओमेगा टी की जगह 2 पाई लिखते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाता है साइन 4 पाई। और हमें पता है साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 4 पाई होता है 0 के बराबर। तो इसलिए जो ये आगे वाला ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये किसके बराबर आ जाएगा एट द एंड, ये 0 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी हमें मिलेगा और साइन 2 ओमेगा टी में ओमेगा टी की जगह अगर हम 2 पाई पुट करते हैं तो साइन 4 पाई होता है और साइन 4 पाई 0 होगा। इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई। हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू 1/2 टी। ये वाली वैल्यू 1/2 टी इसको तो हमें रखना है और ये वाला पहले से ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है और ये वाला हमें जो टर्म थी वो हमने लिख ली, माइनस हमें हमारा जो भी था वो 0 हो गया। इसके बाद में आपके पास है ई नॉट आई नॉट साइन फाई। अब हमें इंटीग्रेशन करना है आगे वाली टर्म का। जब आगे वाली टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी, सीधा सीधा तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम ऐसा करेंगे, हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। ये वाला फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी के बराबर। अभी अभी मैंने बताया कि ओमेगा टी को हम 2 पाई के बराबर पुट कर सकते हैं। जैसे ही ओमेगा टी को हम 2 पाई लिखेंगे
इट विल बिकम साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा जितना भी टर्म है ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो गया। और हमारे पास में डी डब्ल्यू के बराबर क्या बच गया, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू टी बाई 2। ये टर्म हमें यहाँ पे मिल गई, बाकी सारी की सारी टर्म हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे फर्दर सॉल्व किया है। ये बीच वाला जो स्टेप जो यहाँ पे नहीं सॉल्व किया हुआ है नोट्स में, वो मैंने आपको इधर पीछे की साइड सॉल्व करके बता दिया कि इसकी मैथ्स कैसे काम करेगी। जिस मैथ्स काम करेगी, और ये हमें W किसके बराबर मिला, P इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये W के बराबर। अगर इसे पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो डिवाइड बाई 2 होगा, और ये T से T कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, कैसे आया, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो हमें W के नीचे T लिखना पड़ेगा पावर लगाने के लिए। W के नीचे T लिखेंगे मतलब डिवाइड बाय T, तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा, और आपको पावर क्या मिल जाएगी, इट विल बी ई नॉट आई नॉट कॉस फाई। यहाँ पे जो ये कॉस फाई है इसे हम कहते हैं पावर फैक्टर। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट पावर फैक्टर। ठीक है, ये जो P है हमें पावर मिला है, वी कॉल इट द ट्रू पावर, हम इसे ट्रू पावर कहते हैं। ये जो ई नॉट आई नॉट हमें यहाँ पे मिला है इसे हम बोलते हैं वर्चुअल पावर, वी कॉल इट द वर्चुअल पावर। और जो ये कॉस फाई है दिस इज नॉन एज द पावर फैक्टर। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि पावर फैक्टर क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रू पावर डिवाइडेड बाय वर्चुअल पावर विल बी इक्वल टू पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, पावर फैक्टर आ जाएगा cos फाई विच इज इक्वल्स टू ट्रू पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर। ट्रू पावर वी आर के बराबर, ई नॉट के बराबर आई नॉट आर आई नॉट जेड, हमारे पास आर बाय जेड आ गया। ठीक है, ये cos फाई देखो यहाँ पे बना हुआ, ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था, जब RLC सर्किट को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का फेजर डायग्राम बनाते हैं, और यहाँ से अगर आप cos फाई की वैल्यू पता करना चाहो, दिस इज VL माइनस VC, तो cos फाई किसके बराबर हो जाएगा आपका, cos फाई किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे VR, हाइपोटेन्यूस क्या है E नॉट, तो VR अपॉन E नॉट। VR किसके बराबर है, I नॉट R के बराबर, E नॉट है I नॉट Z के बराबर, तो R अपॉन Z इसका वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू cos फाई, एंड दैट इज ऑल्सो नॉन एज पावर फैक्टर। तो अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, हम लोगों ने अभी पढ़ा था रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस के बाद में हमने पढ़ा पावर, किसी भी AC सर्किट में जब RLC सर्किट है तो पावर, और पावर के बाद में पावर फैक्टर। ये तीन चीज़ें हमने अभी की है। पावर फैक्टर में भी हम कहते हैं कि जब XL हमारा XC के बराबर होता है तो cos फाई की वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। मतलब ये वैल्यू जो होगी दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, और यही वो टाइम होगा जब रेजोनेंस विल अकर। इसी XL जब XC के बराबर होता है तभी रेजोनेंस होता है, तभी हमें मैक्सिमम पावर फैक्टर मिलता है, इसी टाइम हमें मैक्सिमम करंट मिलता है, और इसी टाइम हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है। अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री है तो उस केस में हमारा जो पावर है दैट विल बी इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मर पे। देखो, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के काम आता है। घरों के बाहर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर लगे हुए होते हैं, और उनका काम ही यही होता है कि हम लोगों को वोल्टेज अप करना है या फिर डाउन करना है। तो ट्रांसफॉर्मर से AC वोल्टेज को ज़्यादा भी किया जा सकता है, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, और अगर हम AC वोल्टेज को कम कर रहे हैं तो उस टाइम हम इसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर को डिफाइन करेंगे कि ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो AC वोल्टेज को चेंज करने के काम आता है उसे हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर,
one is step up transformer, another one is step down transformer. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज जो होगा वो इंक्रीज होगा और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज कम होता है. तो दीज आर टू टाइप्स. ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल इज द म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना, उस पे बेस्ड होता है. कंस्ट्रक्शन में कैसे इसके अंदर होगा किसी भी ट्रांसफॉर्मर में, यहाँ पे बहुत सारे ये इस तरह से पतले पतले, आप ऐसे मानो बहुत सारे छोटे छोटे पेपर्स होते हैं ना, बिल्कुल पतले पतले पेपर, उनको हमने कुछ इस तरह से यहाँ लगा रखा है और सारे पेपर्स आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे से इंसुलेटेड है, वो बनाया. बीच में हमने यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मर का कोर ले रखा है. इधर की साइड में हमने एक प्राइमरी कॉइल लिया है, इधर सेकेंडरी कॉइल लिया है. प्राइमरी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी में भी n नंबर ऑफ टर्न्स है. प्राइमरी कॉइल से इधर वोल्टेज दिया है हमने V1, करंट है प्राइमरी में I1 और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n नंबर NP. सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स NS है. यहाँ पे जो EMF है दैट इज E2, हियर द EMF इज E1. इधर से हमारा जो करंट आ रहा है दैट इज I2 करंट. अब देखो हमने प्राइमरी कॉइल में क्या किया, AC करंट को पास किया. अगर प्राइमरी करंट में ऑल्टरनेटिंग करंट पास होगी तो क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूएशन में चेंज हो रही है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के कंटिन्यूएशन में चेंज होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. और क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या करता है, सेकेंडरी कॉइल को भी क्रॉस करता है. अगर किसी भी कॉइल पे एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना विल टेक प्लेस और यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा. ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो गया ट्रांसफॉर्मर का, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. तो जब भी प्राइमरी कॉइल में हम EMF चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो जो उसके पास वाला कॉइल है दैट इज द सेकेंडरी कॉइल, उसमें एक इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाता है. जब भी कोई ट्रांसफॉर्मर बनाया जाता है तो इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर जिसको हम लेमिनेटेड शीट्स का बनाते हैं और ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड रहेंगे. दो कॉइल लेते हैं, वन इज प्राइमरी कॉइल, अनदर वन इज सेकेंडरी कॉइल. दोनों में ही काफ़ी सारे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये दोनों भी किस पे वाउंड है, कोर के ऊपर, लेकिन आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं, टच नहीं कर रहे. प्राइमरी कॉइल में सोर्स ऑफ EMF रहेगा और सेकेंडरी कॉइल में हम लोग लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके रखते हैं. अब यहाँ पे फैराडे का जो लॉ है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि जब भी फैराडे का लॉ क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि इंड्यूस्ड EMF पर टर्न इज सेम फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. तो ये इंड्यूस्ड EMF है हमारे पास में, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज d∅/dt. ये किसके बराबर होगा, EMF इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और EMF इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल. तो ये दोनों चीज़ें किसके बराबर होगी, बराबर होगी, है ना. दोनों EP/NP किसके बराबर होगा, ES/NS के बराबर होगा. अगर हम ट्रांसफॉर्मर की एक आइडियल कंडीशन को यहाँ पे लेके चलें तो ट्रांसफॉर्मर की आइडियल जो कंडीशन है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा. और अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो इसका मतलब जो इनपुट पावर है वो किसके बराबर होगी, वो आउटपुट पावर के बराबर होगी. लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी आइडियल केस एग्जिस्ट नहीं करता है. अगर हमने कोई इनपुट पावर दी है तो आउटपुट पावर कभी भी 100% नहीं होती. देयर विल ऑलवेज बी सम लॉस, देयर विल ऑलवेज बी सम लॉस. मतलब अगर आपने कोई भी इनपुट पावर दिया, इनपुट कोई करंट दिया और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें आउटपुट में 100% रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है. क्योंकि करंट जब बहेगा तो ड्यू टू द रेजिस्टेंस या फिर और बहुत सारे यहाँ पे लॉसेस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस वगैरह, कॉपर लॉस, तो इन लॉसेस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और एनर्जी लूज होती है. तो जो आउटपुट पावर मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी
90% मिल जाएगा, 10% का लूज तो हमेशा होगा ही एनर्जी का। बट क्योंकि हम आइडियल कंडीशन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो इनपुट पावर किसके बराबर होगी, आउटपुट पावर के बराबर, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फुलफिल होगा। पावर का फॉर्मूला होता है VI, तो मतलब फर्स्ट वाला जो है वो आउटर P1 किसके बराबर आ जाएगा, P2 के बराबर, एंड दिस विल बी इक्वल टू V1 I1 विल बी इक्वल टू V2 I2। ठीक है, तो इनपुट पावर किसके बराबर आ गया हमारा, आउटपुट पावर के बराबर यहाँ पे आया, एंड वी आर अज्यूमिंग द विच कंडीशन, द कंडीशन ऑफ आइडियल कंडीशन। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब हमने यहाँ पे इनपुट पावर लिया, आउटपुट पावर, मतलब P1 किसके बराबर होगा, P2 के। P1 हमारा VI, ये भी VI, ये V1 I1, दिस इज V2 I2। अब V को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V को हम E से, तो प्राइमरी कॉइल की बात कर रहे हैं तो EP IP हो जाएगा, और सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पे तो ये हो जाएगा ES IS। तो दिस इज हाउ वी विल राइट इट। अगर इस वाली इक्वेशन को हम देखें तो इससे हमारे पास में IP अपॉन IS किसके बराबर आ गया, ES अपॉन EP के बराबर आया, और ES अपॉन EP हमारा ऑलरेडी किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इसके बराबर है। तो ये जो तीनों हमें यहाँ पे इक्वालिटी में मिल रहे हैं, ये किसी कांस्टेंट K के बराबर होते हैं, एंड दिस K इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखिए, अब हमने स्टार्टिंग में बोला कि देयर इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड देयर इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप का ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है कि जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर हमें वोल्टेज इंक्रीज करना है तो हम कौन सी कंडीशन लेंगे, हम कंडीशन लेंगे ये वाली। हम जो सेकेंडरी कॉइल पे है, सेकेंडरी कॉइल है उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको ज़्यादा रखेंगे, और प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको कम रखेंगे। जब ये वाली सिचुएशन होगी तो इस सिचुएशन में क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो EMF है सेकेंडरी कॉइल का वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और हमें यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। अगर उल्टा केस है, प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है दे आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो ये वाला केस हमारा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होगी, वो कम होगी, हम वोल्टेज को कम करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में। अगर एफिशिएंसी की बात की जाए ट्रांसफॉर्मर की, तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि आइडियल कंडीशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, 100% एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, देयर विल बी सम लॉस। लेकिन अगर फिर भी हमें इसको पता करना है तो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कहता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100%। दिस फॉर्मूला विल गिव अस द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। यहाँ से हम एफिशिएंसी पता कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर डायरेक्ट करंट के साथ में काम नहीं करता। कॉन्सेप्ट बहुत सीधी है, क्योंकि हमने कहा ट्रांसफॉर्मर किसके ऊपर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना का मतलब है कि हमारे पास में यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे एक दूसरा कॉइल है। अगर इस प्राइमरी कॉइल में हमने किसी करंट को फ्लो करवाया, और करंट कैसा है, ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर करंट कंटिन्यूएशन में चेंज होगा, करंट क्या हो रहा है, करंट यहाँ पे चेंज हो रहा है कंटिन्यू, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी यहाँ पे कंटिन्यूएशन में चेंज होगा, और इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे मिल जाएगा, इंड्यूस्ड EMF होगा, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। लेकिन अगर हमने कॉइल में कौन सी करंट को यहाँ पे फ्लो करवा दिया, कॉइल में हमने यहाँ पे डायरेक्ट करंट को फ्लो करवाया, क्योंकि डायरेक्ट करंट में कोई चेंजेस ही नहीं है, डायरेक्ट करंट तो हमारा सीधा सीधा चलेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा।
अगर डायरेक्ट करंट में कोई चेंजेस ही नहीं है तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो भी चेंज नहीं होगा। अब जब यहाँ पे फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा तो फिर इंड्यूस्ड करंट भी नहीं आएगा, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है कि देयर शुड बी चेंज इन द फ्लक्स। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं है इसका मतलब यहाँ पे कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। और क्योंकि जब हम डीसी करंट दे रहे हैं तो यहाँ पे फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, इंड्यूस्ड करंट नहीं आ रहा, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना इज नॉट टेकिंग प्लेस। जब म्यूचुअल इंडक्शन ही नहीं हो रहा तो ट्रांसफॉर्मर काम ही नहीं करेगा, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। That's why transformer will always work with the alternating current. It does not work with the direct current. अगर हम ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉसेस की बात करें तो एनर्जी लॉसेस क्या क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मर में। सबसे पहले हमारे पास में कॉपर लॉस। कॉपर लॉस मतलब जो कॉपर की शीट्स हमने ले रखी है उनमें से जब करंट बहेगा तो रेजिस्टेंस है, हीट की फॉर्म में यहाँ पे करंट का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द थिक वायर्स। अब थिक वायर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो हमने कहा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यहाँ पे हो रहा है। कोई एक थिन वायर है, इस वायर में से करंट फ्लो हो रही है और वो करंट को क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला। रेजिस्टेंस की वजह से ये जो करंट थी उसमें से कुछ करंट हीट की फॉर्म में वेस्ट हो गई, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। रेजिस्टेंस हमारा किस किस चीज पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अगर हम इन वायर्स को थिक बना देते हैं तो मतलब हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो इसका मतलब करंट इजीली फ्लो करेगा और वो हीट की फॉर्म में कम से कम ट्रांसफर होगा। तो इसलिए कॉपर लॉसेस को हम लोग वायर्स को मोटा बना के कम कर सकते हैं। देन वी हैव द आयरन लॉसेस। जो हम लोगों ने यहाँ पे कोर बना रखा है वो कोर किसका बनाया हुआ है, आयरन का कोर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एडी करंट्स की फॉर्मेशन होती है आयरन कोर में, इसकी वजह से लॉसेस होते हैं। एडी करंट्स को कैसे कम किया जा सकता है, मैंने बताया था आपको। हम कैसा लेते हैं कोर को, हम लेमिनेटेड शीट्स की फॉर्म में लेते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा था पेपर की जो पतले पतले पेपर्स होते हैं वैसे हम यहाँ पे ये कोर को लेमिनेटेड शीट्स की फॉर्म में लेते हैं। तो वो इसीलिए लिया जाता है ताकि एडी करंट की जो फॉर्मेशन है और उससे जो आयरन के लॉसेस हो रहे हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। तो दैट इज डन टू मिनिमाइज द आयरन लॉसेस। इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज होता है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है इसका। देर इज लॉस ऑफ एनर्जी, देर इज पावर लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर। देन देर इज दिस हिस्टैरिसीस लॉस। देखो हिस्टैरिसीस लॉस किसकी वजह से हो रहा है, कंटिन्यूएशन में मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। हमारा ऑल्टरनेटिंग सर्किट है, एक बार पॉजिटिव साइकिल एक बार नेगेटिव साइकिल, फिर पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल। मतलब मैग्नेटाइज होगा फिर डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज होगा फिर डीमैग्नेटाइज। तो इतना कंटिन्यूएशन में जब ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है आयरन कोर का, तो उसकी वजह से जो ये हिस्टैरिसीस लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनको हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल जिसका बहुत ही कम हिस्टैरिसीस लॉस होता है, उसका यूज करके हम हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेटोस्ट्रक्शंस, मतलब नॉइज आती है ट्रांसफॉर्मर में कंटिन्यूएशन में, एक मतलब ऐसे साउंड आता रहता है बहुत, जैसे ये मधुमक्खी की सी जो आवाज़ होती है ना, जो कंटिन्यूएशन में भंवरा जो बोलता रहता है, वैसा सा ट्रांसफॉर्मर में से भी कंटिन्यूएशन में ये नॉइस आती है। तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में। तो इसका मतलब लॉसेस तो हो ही रहे हैं। तो अगर हमने इनपुट पावर 100% दिया है तो कभी भी आउटपुट में आपको 100% नहीं मिलेगा, वी विल गेट ओनली 90%। मैक्सिमम की बात कर रही हूँ मैं। अगर ट्रांसफॉर्मर में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए
तो वो मैक्सिमम आउटपुट भी कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 90%। 10% के लॉस तो यहाँ पे होंगे ही होंगे, बिकॉज ऑफ द नॉइस, बिकॉज ऑफ द हिस्टासिस, बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, इन सब की वजह से। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट वाली जो क्लास रहेगी उसमें हम एग्जाम्पल्स करेंगे इस चैप्टर के और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।